Welcome back to all students. In next part of this video, we were discussing geological characters of building stones और उसमें हम दो फीचर्स डिस्कस कर चुके थे. तीसरा था रेजिस्टेंस ऑफ टू वेदरिंग. रेजिस्टेंस टू वेदरिंग या ड्यूरेबिलिटी. Resistance to weathering of building stone depends on its composition, texture and structure and also on climatic condition where the stone is to be used as a construction at construction site. अब क्या है कि ड्यूरेबिलिटी मतलब वेदरिंग के खिलाफ वो कितना रेजिस्ट कर सकता है रॉक, और ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि रॉक की क्या कंपोजिशन है, टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, और उसके साथ ही साथ आप किस क्लाइमेटिक कंडीशन में उस पर्टिकुलर रॉक को यूज़ कर रहे हो. एक रॉक है वो हो सकता है प्लेस एक्स पे तो अच्छी तरह काम कर रहा है, वो काफ़ी सालों तक 50 साल 100 सालों तक वो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, 500 सालों तक भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है, और वही सेम पर्टिकुलर रॉक को आप प्लेस वाई पे यूज़ कर रहे हो जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी अलग है. वहाँ हो सकता है वो रॉक 500 साल के बजाय 50 साल में ही ख़त्म हो जाए. तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है. तो आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे रॉक्स को सिलेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी हमें सिलेक्शन करना पड़ता है. उसकी रेजिस्टेंस पावर क्या है उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए. ड्यूरेबिलिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ रॉक या स्टोन टू रेजिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर एनी चेंज इन क्वालिटी ऑफ रॉक इम्पोज्ड ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशंस के खिलाफ वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, कितना झेल सकता है उस इन्वायरमेंट को बिना अपनी क्वालिटी को लूज़ किए, वही उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है. नथिंग इज़ एवरलास्टिंग इवन स्टोन. हमेशा के लिए कोई चीज़ नहीं होती, स्टोन्स भी नहीं. बट द रेट एट विच द रॉक डिटीरियरेट्स और डिके अंडर द अटैक ऑफ नेचुरल प्रोसेस इज़ हाईली वेरिएबल. अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएबल है. कोई जल्दी ख़त्म हो जाता है तो कोई काफ़ी टाइम तक रेजिस्ट करके रहता है. Stone used at outer wall of any building may decay or get pitted in less time as compared to similar stone used at inner walls of the same building. अगर किसी बिल्डिंग में आप एक पत्थर यूज़ कर रहे हो बाहर की तरफ और सेम पत्थर अंदर की तरफ यूज़ कर रहे हो तो बाहर का रॉक हो सकता है काफ़ी जल्दी पिटेड और डिके हो जाए. रीज़न क्या है कि बाहर कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस कुछ ऐसा हो सकता है कि एसिड रेन्स वगैरह हो, इसके वो जल्दी ख़राब हो सकता है. अंदर वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा रहेगा तो लंबा चल सकता है. बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एट एनी इंडस्ट्रियल एरिया यूजिंग लाइमस्टोन विल वेदर बैडली एंड क्विकली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सल्फरस एंड पॉल्यूटेड एयर. अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें लाइमस्टोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्योंकि सल्फरस एसिड पॉल्यूटेड एयर है तो उसकी वजह से वो लाइमस्टोन जल्दी उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे और वो जल्दी वेदर्ड हो सकता है. और उसी स्थान पे अगर आप ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है काफ़ी टाइम तक चले, उसमें वेदरिंग नहीं होगा. तो सिलेक्शन करने से पहले आपको ये चीज़ चेक करना ज़रूरी है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है रॉक की. इंजीनियर शुड कीप इन माइंड दिस फैक्ट दैट सिलेक्शन ऑफ एनी रॉक फॉर एनी कंस्ट्रक्शन साइट मस्ट बी डन एज पर देयर सेंसिटिविटी एंड ड्यूरेबिलिटी टू द एनवायरमेंट कंडीशन ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन साइट. तो इंजीनियर्स को इस चीज़ ध्यान रखनी चाहिए. ड्यूरेबिलिटी टेस्ट. अब ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कैसे किया जाता है किसी बिल्डिंग स्टोन का. सिंपल है. इसमें हम नॉर्मली 3 पीसेस लेते हैं सैंपल्स के रूप में. सभी एक क्यूब के फॉर्म में 3 सैंपल्स लेते हैं हम. 50 सेंटीमीटर 50 mm का साइड्स के क्यूब्स लेते हैं. उसको 24 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं और उसका वेट लेते हैं. 3 test pieces each 50 mm cube shall be dried for 24 hours and weight W1. और उसके एक इनिशियल वेट ले लेते हैं हम सभी क्यूब्स का, उनको नाम देते हैं हम W1. The test pieces are then suspended in a saturated solution of sodium sulfate decahydrate for 18 hours at room temperature 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद क्या करते हैं हम, जो 24 घंटे तक सुखाए हुए हमारे जो सैंपल्स थे उनको हम एक सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के सॉल्यूशन में रख देते हैं 18 घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पे, जिससे वो पूरा का पूरा सोडियम जो सल्फेट डेकाहाइड्रेट है वो उसके अंदर समा जाए. उसके बाद क्या करते हैं, देन एयर ड्राइड फॉर 30 मिनट्स एंड देन ओवन ड्राइड फॉर 4 आवर्स. उसके बाद हम उनको निकाल के उनको आधे घंटे के लिए करीब हवा में सूखने देते हैं और उसके बाद 4 घंटे के लिए 105 से लेकर 105 ±5 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको ओवन में ड्राई करते हैं.
उसके बाद बाहर निकालते हैं ओवन से एंड देन कूल टू रूम टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टू कंप्लीट वन साइकिल। उसके बाद उसको बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इस तरह इसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। और ऐसी ऐसी 30 साइकिल्स को हम बार बार रिपीट करते हैं, और 30 साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद उसका फिर से वेट लेते हैं, और इस टाइम जो वेट लिया उसको हमने नाम दिया W2। अब चेंज इन वेट को कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन वेट क्या, जो फाइनल वेट आया और इनिशियल वेट दोनों से हम इसे कैलकुलेशन करते हैं W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100। और ये आया एक सैंपल के लिए, और ऐसा ही तीनों सैंपल्स के लिए हम लेके और तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज फॉर ऑल 3 टेस्ट पीसेस इज टेकन एज ड्यूरेबिलिटी वैल्यू ऑफ स्पेसिफिन। ग्रेटर द लॉस इन वेट आफ्टर दीज साइकिल्स पुअर इज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्टोन। जितना ज़्यादा उसने वेट को लॉस किया उस पर्टिकुलर सैंपल ने, उतना ही ज़्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। यहाँ ध्यान रखना है कि उतनी ड्यूरेबिलिटी कम होगी, जितना वेट लॉस ज़्यादा उतनी ड्यूरेबिलिटी कम। तो इस तरह हम उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं। जनरल करेक्टर्स बिल्डिंग स्टोन्स के क्या हैं? जियोलॉजिकल करेक्टर्स आपने देखे, इंजीनियरिंग करेक्टर्स देखे, उसके साथ ही साथ कुछ जनरल करेक्टर्स भी होते हैं जो आम बात सुनने में लगता है कि यार इनको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वास्तव में इनका भी ध्यान बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, general characters of building stone must also be taken into consideration before starting any construction project. Following general characters of building stones are important, जैसे कि cost and color। cost और color भी importance रखते हैं। cost of a building stone depends upon its availability, accessibility and workability। good। अब किसी भी बिल्डिंग स्टोन की कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी, वो कहाँ अवेलेबल है, कितना एसेसिबल है, या वो उसकी वर्केबिलिटी क्या है। अवेलेबिलिटी मतलब जहाँ पे आप काम करना चाह रहे हैं उसके नज़दीक में वो पर्टिकुलर स्टोन अवेलेबल है या नहीं। अगर वो पास में अवेलेबल नहीं है, काफ़ी दूर से अगर उसे ला रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। वो आपके बिल्डिंग कॉस्ट का क्या बजट है वो बिगाड़ सकता है। अब सेकेंड, एसेसिबिलिटी, आपके पास अवेलेबल तो है लेकिन आप उसको ईजिली नहीं निकाल पा रहे हैं, एसेस नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड है वर्केबिलिटी, आपके पास अवेलेबल भी है, एसेसिबल भी है, निकाल भी लिया, लेकिन उसको काम में लेने लायक बनाने के लिए आपको उसके ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, फिर जाके वो आपके काम का बन रहा है। उसको शेप देने के लिए काफ़ी खर्चा हो रहा है, तो फिर वो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें उसकी कॉस्ट अगर बढ़ा रही है, तो आपका अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपका काम सही नहीं होगा। तो गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर माइट बी वेरी कॉस्टली अफेयर्स। Workability of a stone is understood the ease in effort and economy with which it can be extracted from its place of occurrence and dressed to desired dimensions। and चाहिए वर्केबिलिटी क्या है कि आपने उस जहाँ पे वो मिल रहा है वहाँ से निकाला और उसको उस डिज़ायर्ड शेप में, डिज़ाइन और डायमेंशंस में सेट किया। उन सब चीज़ों में जो खर्चा आ रहा है वो वर्केबिलिटी है। हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर रॉक्स बिकम कॉस्टलियर ऑन दीज अकाउंट्स। मच लेबर हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड फॉर देयर क्वारिंग एंड ड्रेसिंग। हार्डर और स्ट्रॉन्गर रॉक्स हैं, उनकी ड्रेसिंग में ज़्यादा खर्चा आएगा। आपको यूज़ करना है मटेरियल और आपने हार्ड रॉक सोचा कि हार्ड रॉक बहुत अच्छा है, मैं यही यूज़ करता हूँ, काफ़ी मेरी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आप ये भूल गए कि आपने स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में आपको इतनी स्ट्रॉन्ग की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने बना दिया और ऐसा हार्ड रॉक सेलेक्ट कर लिया कि मैं उससे अपनी बिल्डिंग बनाऊँगा। आपकी कॉस्ट और बजट ही इतना बढ़ गया कि आपकी वो बिल्डिंग बना तो ली, लेकिन आप उसको अब बेच ही नहीं पा रहे हैं। तो कॉस्ट का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कलर। कलर भी बहुत अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। आप एक कोई ऐसी जगह पे रॉक लगाना चाह रहे हो जो आप पब्लिक व्यू में है, और वहाँ पे आपने ऐसे कलर का रॉक लगा दिया जो भद्दा सा दिख रहा है। हाँ, आप कहेंगे कि नहीं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई, ये मैं तो ये लगाऊंगा, तो फ़ायदा क्या हुआ। आप पब्लिक प्लेस में लगा रहे हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। Color is a property of appeal and get involved only where the stone is used in construction and exposed to public view. In case of residential and official buildings, color of stones to be used must be considered properly। अगर आप ऑफिशियल यूज़ में कर रहे हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ कलर ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आप कलर पर क्या ध्यान दे रहे हैं और बाकी प्रॉपर्टीज़ को भूल जाएं।
मान लीजिए आप डैम के फाउंडेशन में आप लगाना चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं तो वाइट कलर का मार्बल ही यहाँ पे लगाऊंगा जिससे ये अच्छा दिखेगा। अरे भाई अच्छा तो दिखेगा लेकिन वो मार्बल आपने लगा दिया है वो धीरे धीरे पानी के साथ घुल के निकल लेगा और आपका पूरा डैम डैमेज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कलर की तरफ दे रहे हैं, आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है कि कहाँ कलर ज़रूरी है और कहाँ उसकी प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी ज़रूरी है। For stones to be used in foundation, in dams, or in situations where they are ultimately to be given a covering, color of rocks are not relevant in its selection। जहाँ पे आपको जैसे डैम्स वगैरह में आ ही गया, डैम्स वगैरह में यूज़ कर रहे हैं या फाउंडेशन में यूज़ कर रहे हैं या कोई नहीं देखने वाला, या आप उसके ऊपर प्लास्टर करने वाले हैं, कलर करने वाले हैं, तो वहाँ पे कलर का कोई यूज़ नहीं है सिलेक्शन के दौरान। Stones occurs in many colors, milk white to pitch black, red, pink, green, grey and other shades। आपको जो कलर चाहिए नॉर्मली अवेलेबल हैं, कोई भी कलर आपको जो पसंद हो वो लगाएं, मगर ध्यान रखें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ का भी। कलर ऑफ द रॉक्स इज़ अ जियोलॉजिकल करेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड कंपोजिशन ऑफ द रॉक। जियोलॉजिकल करेक्ट उसके कंपोजिशन क्या है मिनरल्स का, उस पर कलर निर्भर करता है। ग्रेनाइट आर जनरली light colored, sandstone occur in a variety of light shades whereas basalts limestones tends towards darker shades। जो basalts वगैरह rocks हैं वो उनके darker colors के होते हैं और marbles are almost all shades। और marble जो हमें हर कलर का मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आप एज कंस्ट्रक्शन साइट पे एज ए बिल्डिंग मटेरियल रॉक्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ भी ध्यान रखना ज़रूरी है, उनकी जियोलॉजिकल करेक्टर्स भी देखना ज़रूरी है और उसके जनरल करेक्टर्स जैसे कॉस्ट एंड कलर भी देखना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप सब ने इस वीडियो को ध्यान से देखा और इस टॉपिक को समझने का प्रयास किया। बाकी आप अपनी बुक्स को भी रेफ़र करेंगे, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ है नहीं ऐसे समझने लायक, सब सिंपल टॉपिक्स हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।